हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रोमन साम्राज्य के सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसे मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया था: उच्च श्रेणी, मध्य श्रेणी और निम्न श्रेणी। उच्च श्रेणी में सेनेट्स और नाइट्स, उच्च वर्ग के लोग सम्मिलित थे, जिन्हें पैट्रिशियन कहा जाता था। इसके बाद आता है मध्यम श्रेणी। इस श्रेणी में नौकरशाही और सेना से जुड़े लोग, व्यापारी और किसान सम्मिलित थे। इन्हें सामूहिक रूप से प्लीबियन कहा जाता था। निम्न श्रेणी: रोमन साम्राज्य की अधिकांश जनसंख्या निम्नतर श्रेणी संबंध रखती थी। इनमें मजदूर और दास सम्मिलित थे। इन्हें सामूहिक रूप से हुमुलियोरिस कहा जाता था। उनकी दशा बहुत ही खराब थी। वे गंदी झोंपड़ियों में रहते थे। उन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। उसके बाद अगला आता है परिवार। रोमन समाज की मूल इकाई परिवार था। उस समय एकल परिवार प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें पिता, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सम्मिलित होते थे। उसके बाद आता है स्त्रियों की स्थिति के बारे में। रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति को समूचे रूप से अच्छा कहा जा सकता है। समाज में उनका सम्मान किया जाता था। वे सार्वजनिक, धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। संपन्न परिवार की लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी। उस समय लड़कियों का विवाह 16 से 23 वर्ष की उम्र में कर दिया जाता था। लड़की का विवाह करना उसके पिता अथवा बड़े भाई का जरूरी कर्तव्य समझा जाता था। शिक्षा: रोमन साम्राज्य में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। पुरुषों में साक्षरता की दर 20% और स्त्रियों में यह दर लगभग 10% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ शहरों की अपेक्षा बहुत कम स्कूल थे, यह दर इससे भी कम थी। साक्षरता की दर रोमन साम्राज्य के विभिन्न भागों में अलग अलग थी। पोम्पई नगर, जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, वहाँ कामचलाऊ साक्षरता विद्यमान थी। इसके विपरीत मिस्र में बड़ी संख्या में पेपायरस पाए गए हैं। इन दस्तावेजों की व्यावसायिक लिपियों द्वारा लिखा गया था। इनमें हमें पता चलता है कि कुछ व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ थे, किंतु दूसरी ओर सैनिकों, सेना अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों में साक्षरता दर बहुत ऊंची थी। उसके बाद आता है मनोरंजन के साधन। रोमन साम्राज्य के लोग मनोरंजन के बहुत शौकीन थे। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ एक वर्ष में कम से कम 176 दिन कोई न कोई मनोरंजन कार्य अवश्य होता था। रोमन लोगों को सर्कस देखने, नृत्य और संगीत का बहुत शौक था। धनी वर्ग के लोग दासों के मध्य होने वाले युद्धों अथवा हिंसक जानवरों और दासों के मध्य होने वाले युद्धों को देखने के बहुत शौकीन थे। इन युद्धों को देखने के लिए विशाल अखाड़े बनाए जाते थे, जिन्हें कोलोसियम कहा जाता था। पहनावा और आभूषण: रोमन साम्राज्य के लोग सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र पहनते थे। पुरुष नीचे एक लंगोट और ऊपर कमीज पहनते थे। स्त्रियां अपने शरीर पर एक चादर सी ओढ़ती थी। उस समय स्त्रियां और पुरुष अनेक प्रकार के आभूषण पहनने के शौकीन थे। ये आभूषण सोने, चांदी और हाथी दांत से बने थे। उस समय की स्त्रियां आधुनिक स्त्रियों की तरह हार श्रृंगार की बहुत शौकीन थी। वे विभिन्न प्रकार से अपने बालों को संवारती थी। वे काजल, लिपस्टिक, पाउडर और सुगंधित तेलों का भी प्रयोग करती थी। उसके बाद आता है भोजन, डाइट। रोमन साम्राज्य के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। भोजन में गेहूं, चावल, मक्का, दालें, सब्जियां और विभिन्न प्रकार के फल सम्मिलित थे। वे मांस और मछली का प्रयोग भी करते थे। उच्च वर्ग के लोग विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान का सेवन करते थे। वे मदिरा का सेवन भी करते थे। उसके बाद आता है रोमन साम्राज्य के लोगों का आर्थिक जीवन, जिसमें सबसे पहला आता है कृषि। रोमन साम्राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उस समय जमींदारों के पास विशाल जागीरें होती थी। इस पर वे दासों की सहायता से खेती करते थे। खेतों की गहराई एवं बिजाई का कार्य हलों के द्वारा किया जाता था। उस समय गैलिली में गहन खेती का प्रचलन था। उस समय कैम्पेनिया, सिसिली, फेयूम, गैलिली
वाइजेक्सियम, दक्षिणी गाल, वाइटिका फसलों के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, मक्का, जैतून, विभिन्न प्रकार की दालें, सब्जियाँ और फलों का उत्पादन होता था। फलों में सबसे अधिक उत्पादन अंगूर का किया जाता था। अंगूर की शराब उस समय बहुत प्रचलन में थी। पशुपालन, रोमन साम्राज्य के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय खेती के साथ पशुपालन था। इसका कारण यह था कि उस समय रोमन साम्राज्य के विभिन्न भागों में अनेक चरागाह मौजूद थे। ये चरागाह बहुत उन्नत किस्म के थे। नुमीडिया, जिसे आज आधुनिक अल्जीरिया में बड़ी के नाम से जाना जाता है, में बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां पाली जाती थी। यहाँ ऋतु प्रवास बहुत व्यापक पैमाने पर होता था। यहाँ चरवाहे एवं अर्ध यायावर अपने साथ में अवन आकार की झोंपड़ियाँ लिए घूमते थे। इन्हें मेपालिया कहा जाता था। स्पेन में भी पशुपालन का धंधा काफ़ी विकसित था। उस समय रोमन साम्राज्य के विभिन्न भागों के लोग भेड़ बकरियों के अतिरिक्त गाय, बैल, भैंसे, घोड़े, सूअर, कुत्ते आदि पालते थे। इन्हें उनसे भोजन भी प्राप्त होता था। इसके अलावा इनमें से कुछ पशु खेती में भी काम आते थे। उसके बाद आता उद्योग। रोमन साम्राज्य में विभिन्न प्रकार उद्योग उल्लेखनीय थे। इनके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। प्रथम, रोमन सम्राटों ने उद्योगों के विकास के लिए विशेष पग उठाए। दूसरा, रोमन साम्राज्य में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सोना, चांदी, लोहा, टिन आदि भारी मात्रा में उपलब्ध थी। तीसरा, रोमन साम्राज्य के उद्योग के विकास में व्यापारिक संघों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोमन साम्राज्य में जैतून का तेल निकालने तथा अंगूरी शराब बनाने के उद्योग प्रमुख थे। इनके प्रमुख केंद्र स्पेन, गैलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका और मिस्र थे। जैतून का तेल, शराब तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों अथवा कंटेनरों द्वारा की जाती थी जिन्हें एम्फोरा कहा जाता था। रोम में मोंटी टेस्टेकियो नामक स्थल से इस प्रकार के 5 करोड़ से अधिक कंटेनरों के अवशेष पाए गए हैं। उस समय स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ऐसे कंटेनरों में लाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 के नाम से जाना जाता है। यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्व के नाम पर आधारित है। इसके बाद आता व्यापार। रोमन साम्राज्य का आंतरिक और विदेशी व्यापार अपनी चरम सीमा पर था। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। रोमन शासकों ने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष पग उठाए। यातायात के साधनों का काफ़ी विकास किया। सिक्कों के प्रचलन और बैंकों की स्थापना की। उस समय रोमन साम्राज्य की कृषि और उद्योगों ने अद्वितीय प्रगति की थी। रोमन पुलिस और नौसेना द्वारा सड़कों, मार्गों, समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। रोमन साम्राज्य का विदेशी व्यापार अनेक यूरोपीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, चीन, भारत, अरब और सीरिया क्षेत्रों से होता था। रोमन साम्राज्य इन देशों को अंगूर की शराब, चांदी का सामान, सोना, बहुमूल्य पत्थर, तांबा, टिन उपलब्ध कराते थे। इसके बदले में वो इन देशों से सूती, रेशमी वस्त्र, श्रृंगार का सामान, हाथी दांत, गरम मसाले, संगमरमर और कागज आदि का निर्यात करता था। श्रमिकों पर नियंत्रण। रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा किया जाता था। दासों से प्रतिदिन 16 से 18 घंटे कठोर काम लिया जाता था। इसके बावजूद उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। बाध्य होकर दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन एवं वेतनभोगी मजदूरों का सहारा लेना पड़ा। वेतनभोगी मजदूर सस्ते पड़ते थे। इसका कारण यह था कि उन्हें आवश्यकता के अनुसार रखा और छोड़ा जा सकता था। दूसरी ओर वेतनभोगी मजदूरों के विपरीत दास श्रमिकों को वर्ष भर भोजन देना पड़ता था तथा अन्य खर्चे भी करने पड़ते थे। इससे दास श्रमिकों की लागत बहुत बढ़ जाती थी। आगे कह रहा है सिक्के। रोमन साम्राज्य में 366 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ। ये सिक्के कांसे के बने थे। इन सिक्कों के प्रचलन से पूर्व वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय के आधार पर किया जाता था, बिना पैसों की वस्तुओं का लेन देन
या वस्तु के बदले में वस्तुओं देना है। सिक्कों के प्रचलन से आंतरिक और विदेशी व्यापार को एक नया प्रोत्साहन मिला। कुछ समय के पश्चात रोमन साम्राज्य में चांदी के सिक्कों का प्रचलन हुआ। इन सिक्के को दिनारियस कहा जाता था। यह सिक्का लगभग 4.5 ग्राम का होता था। तीसरी शताब्दी में स्पेन की चांदी की खानें खत्म हो गई थी, अतः सरकार के पास चांदी की धातु का भंडार समाप्त हो गया था। बाध्य होकर रोमन साम्राज्य को अपनी चांदी की मुद्रा का प्रचलन छोड़ना पड़ा। चौथी शताब्दी में कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मुद्रा प्रचलित की। इसका नाम सॉलिड्स रखा गया। यह 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना होता था। उसके बाद आता है रोम साम्राज्य का धार्मिक जीवन, जिसमें मुख्य रूप है रोमन देवता। रोमन लोग बहुदेववादी थे। वे अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें सबसे पहले आता है जुपिटर। जुपिटर रोम लोगों का सर्वोच्च देवता था। दूसरा आता है मार्स। मार्स युद्ध का देवता कहलाता था। तीसरा आता है जूनो। जूनो रोमन लोगों की प्रमुख देवी थी। उसे स्त्रियों की देवी भी समझा जाता था। चौथे आते हैं मिनर्वा। मिनर्वा को ज्ञान की देवी कहा जाता था। पांचवा डायना, यह प्रेम की देवी मानी जाती थी। छठा है इसिस। रोमन लोगों ने मिस्र की प्रसिद्ध देवी ओरिरिस को अपना लिया था। रोम में इसका नाम इसिस रखा गया। इसे स्त्रियों और परिवार से संबंधित देवी माना गया था। उसके बाद आता है देवी देवताओं की उपासना विधि। ये रोमन लोग किस प्रकार देवी देवताओं की पूजा करते थे। रोमन लोग अपने देवी देवताओं की स्मृति में विशाल और भव्य मंदिरों का निर्माण कराते थे। इनमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित करते थे। इनकी उपासना बहुत धूमधाम से की जाती थी। देवी देवताओं को विभिन्न प्रकार के चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। इसके अतिरिक्त पशुओं की बलियां भी दी जाती थी। उस समय यह माना जाता था कि विधिवत पूजा करने से देवता प्रसन्न होते हैं। उसके बाद है सम्राटों की उपासना। रोमन सम्राट आगस्टस पूर्व में प्रचलित सम्राटों की उपासना से बहुत प्रभावित हुए, इसलिए उसने रोमन साम्राज्य में इस प्रथा को प्रचलित किया। इस प्रथा को प्रचलित करके वह रोमन साम्राज्य की विभिन्न जातियों के लोगों को एकता के सूत्र में बांधना चाहता था। इसका यह प्रयास सफल प्रमाणित हुआ, अतः उसके उत्तराधिकारियों ने इस प्रथा को जारी रखा। डायोक्लिशियन ने अपने आप को सूर्य देवता भी घोषित किया था। उसके बाद आता है मित्र धर्म। उस समय रोमन साम्राज्य में जो धर्म प्रचलित थे उसमें मित्र धर्म को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इस धर्म के लोग मुख्य रूप से सूर्य देवता की उपासना करते थे। रोमन सैनिकों ने जब अंतोलियो पर अधिकार किया तो वहां प्रचलित मित्र धर्म में बहुत प्रभावित हुए। इसका कारण यह था कि इस धर्म में बहादुरी और अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता था। उसके बाद आता है यहूदी धर्म। यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक लोकप्रिय धर्म था। इस धर्म का संस्थापक पैगंबर मूसा को माना जाता है। यहूदी एक ईश्वरवादी थे। वे जेहोवा के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना नहीं करते थे। उनके विचार अनुसार जेहोवा से सृष्टि की रचना की थी, वही इसकी पालना करता था। इस धर्म में मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध है। यह धर्म आपसी भाईचारे और नैतिकता पर बल देता है। इस धर्म की पवित्र पुस्तक को तोरा कहा जाता है। इस धर्म के मंदिर सिनेगोगो कहलाते हैं। उसके बाद आता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है। ईसा मसीह के उपदेश बिल्कुल साधारण थे तथा उनका उद्देश्य मानव जाति का कल्याण करना था। उन्होंने लोगों को आपसी भाईचारे, प्रेम का संदेश दिया। वह एक परमात्मा में विश्वास रखते थे। उनका कथन था कि हमें सदैव गरीबों और असहायों की सहायता करनी चाहिए। वह हृदय की पवित्रता और क्षमाशीलता पर बल देते थे। उनका कथन था कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्यार करना चाहिए। वे मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। ईसाइयों की प्रसिद्ध पुस्तक बाइबल कहलाती है। ईसाई गिरजाघरों में उपासना करते हैं। कॉन्स्टेंटाइन से पूर्व रोमन सम्राटों ने ईसाई धर्म पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। 313 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। इससे ईसाई धर्म को एक नया
प्रोत्साहन मिला। उसके बाद आता है दास प्रथा। दास प्रथा को रोमन साम्राज्य में व्यापक प्रचलन था। वास्तव में यह उनके समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका था। ऑगस्टस शासनकाल में इटली की 75 लाख की जनसंख्या में दासों की संख्या 30 लाख थी। जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक दास होते थे, समाज में उसे उतना ही ऊंचा दर्जा मिलता था। अब आता है इसमें दासों की स्थिति। जैसे हम पहले कर चुके हैं कि रोमन समाज में दासों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। गांव में रहने वाले दास पशुओं से बदतर जीवन व्यतीत करते, दासों पर मालिक घोर अत्याचार करते, उन्हें जागीरों पर 16 से 18 घंटे काम करना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। उनका जीवन जानवरों से बदतर माना जाता था। शहरों में रहने वाले दासों की स्थिति अच्छी थी। विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। उदाहरण के तौर पर वे घरेलू नौकर, दुकानों के सहायक, मजदूर, व्यापारियों के एजेंट के तौर पर काम करते। विभिन्न प्रकार से अपने मालिकों का मनोरंजन करते। उन्हें अपने मालिकों के मन बहलाव के लिए हिंसक जानवरों से युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। पढ़े लिखे यूनानी दासों की स्थिति कुछ बेहतर थी। वे शिक्षक, लेखक और चिकित्सक आदि के कार्य करते थे। सभी प्रकार के दासों को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। वे अपने मालिक की अनुमति के बिना विवाह नहीं करवा सकते थे। वे अपने स्वामी को छोड़कर कभी नहीं जा सकते थे। ऐसा प्रयास करने वाले दासों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। उसके बाद आता है स्त्री दासों की स्थिति के बारे में। रोमन समाज में स्त्री दासों की संख्या भी काफ़ी थी। समाज में उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। वे पुरुषों का विभिन्न प्रकार से मनोरंजन करती थी। पुरुष उन्हें केवल एक विलासिता की वस्तु समझते थे। उनका खुलेआम यौन शोषण किया जाता था। इनकार करने वाली दासी पर घोर अत्याचार किए जाते थे। इस संबंध में उन्हें अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने का भी अधिकार नहीं था। उसके बाद आता है दास बच्चों की स्थिति के बारे में। रोमन समाज में दास बच्चों की स्थिति अत्यंत करुणामय थी। दास बच्चों पर उनके माता पिता कोई अधिकार नहीं था। उन पर उनके मालिकों का पूर्ण अधिकार होता था। उस समय दास बच्चों को दहेज में देने की प्रथा प्रचलित थी। दास बच्चों पर भी उनके मालिक घोर अत्याचार करते थे। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को खतरनाक कामों पर लगा दिया जाता था। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। वे अर्धनग्न घूमते रहते थे। यदि किसी दास अथवा दासी को दासदास से मुक्त कर दिया जाता था तो उसके बच्चे फिर भी दासता की जंजीरों में जकड़े रहते थे। दास व्यापार। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा का व्यापक प्रचलन था, अतः दास व्यापार काफ़ी जोरों पर था। युद्ध में बनाए गए सभी बंदियों को दास बना लिया जाता था। उन्हें दास व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जाता था। एक दास पुरुष को 18 से 20 पौंड, एक दासी को 6 से 18 पौंड में खरीदा जाता था। दासता से मुक्ति। यद्यपि रोमन साम्राज्य में दासों पर घोर अत्याचार किए जाते थे, किंतु उनमें दासता से मुक्ति प्राप्त करने की आशा बंधी रहती थी। कुछ दयावान मालिक दास दासियों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें दासता से मुक्त कर देते थे। कुछ दास मालिक अपनी मृत्यु से पूर्व दान के रूप में कुछ दासों को मुक्त कर देते थे। कुछ दास अपने मालिकों को दासता से मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से कीमत देते थे। यह कीमत सामान्यतः 20 से 25 पौंड होती थी। कभी कभी यह उससे भी ऊपर होती थी। दासों द्वारा यह धन अपने जीवन काल में थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया जाता था। कुछ दास मालिक अपनी दासियों से विवाह करने हेतु उन्हें दासता से मुक्त कर देते थे। कुछ रोमन शासकों जैसे हेड्रियन, मार्कस ऑरेलियस, कॉन्स्टेंटाइन तथा जस्टिनियन आदि ने दास प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया है। ईसाई धर्म ने भी दासों को मुक्त करने के पक्ष में प्रचार किया। परिणाम स्वरूप
मुक्त दासों की संख्या बड़ी तीव्रता से बढ़ने लगी, यहाँ तक कि अगस्टस को मुक्त दासों की संख्या कम करने के उद्देश्य से कानून भी पारित करना पड़ा। थैंक यू स्टूडेंट। सेफ होम, स्टे होम।